ब्रिजेंद्र सिंह अब जो अपना कनेक्शन बैठा रहे हैं या बैठाना चाहते हैं वो यही है कि नहीं सीधे दिल्ली से कनेक्शन हो। उनको देखते हुए तो ये लगता है कि कांग्रेसी नहीं सुधरेंगे। हुड्डा साहब से सवाल किया गया तो हुड्डा साहब ने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है। ब्रिजेंद्र सिंह भी चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को कि कोई कितना बड़ा फन्ने खां हो, कांग्रेस में जो हो रहा है ये रणनीति के तहत नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का एक नेचर है या कांग्रेस में गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं अब तक, जितनी भी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है किसी एक नेता को, पिछले प्रदेश अध्यक्ष की भी यही कहानी थी कि अगर ये खड़गे साहब या राहुल गांधी की दिशा निर्देश पर शुरू की गई है तो ये तो बाकायदा लेटर जारी करना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, उसने कहा है कि जब कांग्रेसियों की ही भावना एक नहीं हो रही तब सद्भावना कैसे आएगी। वो सिर्फ जेजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इनडायरेक्टली उसने इनेलो को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यही जनता पहले कांग्रेस को वोट करती थी, इनेलो को वोट करती थी, अब वही जनता बीजेपी को वोट कर रही है। ये यात्रा चलेगी, इसमें शैलजा भी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में जो एक और नया गुट ना खड़ा हो जाए। कांग्रेस के भीतर ही वो नेता होते थे जो खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कैप्टन अजय यादव ने आपके खिलाफ बयान दिया तो आपने क्या किया, बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता, दिया आपने कोई नोटिस भी। कांग्रेस नहीं बन सकती है बीजेपी के जैसे। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। बहुत सारे आप लोगों ने राजनीतिक विश्लेषक देखे होंगे, लगातार शाम को बैठते हैं और पार्टियों के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है हरियाणा के अंदर। लेकिन आज हम एक शो शुरू कर रहे हैं, मनदीप महेंद्र शो, जो आपको एक निष्पक्ष तरीके से जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं हरियाणा के अंदर वो सब जानने का आपको मौका मिलेगा और एक निष्पक्ष तरीके से। दोस्तों, आप खुद कमेंट करके कहोगे कि बड़ा धमाकेदार शो है। तो मेरे साथ महेंद्र जी जुड़ चुके हैं और लगातार आज बातचीत करेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और कल से ही उनकी शुरुआत हुई है इस यात्रा की। लगभग 6 महीने के से ये यात्रा चलेगी, 6 महीने, और पूरे हरियाणा को कवर करेगी। तो आज इस यात्रा पे ही हम बातचीत करेंगे। जी महेंद्र जी। धन्यवाद मंजीत जी। महेंद्र जी, जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, इसके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? आपने देखा भी है, कल लोगों का रिस्पांस देखा, ग्रुपों में जो बातचीत चल रही है, कमेंट कर रहे हैं लोग, तो क्या कैसे देखते हैं आप सर इस यात्रा को? ये मनदीप जी, दो घटनाएं हरियाणा की जो हाल फिलहाल की राजनीति है, एक तरह से जिस तरीके के 2024 के विधानसभा के नतीजे आए थे उसके बाद ना हरियाणा की राजनीति ठंडी हो गई थी जी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद होगा क्या ये राजनीति इसी तरीके से एक तरफा आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में बहुत मजबूत है और ये मानकर चला जा रहा था कि विपक्ष लगभग धराशाही हो गया है। इतने जबरदस्त माहौल के बाद भी अगर ये पार्टी या कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो फिर आगे अनिश्चितताओं का माहौल है जी। तो एक तरह से, और बहुत बड़ा तबका ऐसा था वोटर्स का, आम जनता का, जो आमतौर पर राजनीतिक बहसों में रहते थे लोग, उन्होंने राजनीतिक बहसबाजी करना भी छोड़ दिया था कि ठीक है जो चल रहा है चलता रहे। लेकिन दो घटनाएं हुई हाल फिलहाल में, एक तो इनेलो की रोहतक रैली जी, और उसके बाद ये ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक तरीके से नई जान आ गई है। लोग फिर से राजनीति के बारे में बात करने लगे हैं, पार्टियों के बारे में बात करने लगे हैं, नेताओं के बारे में बात करने लगे हैं। हालांकि तरीका वही है जो पहले से होता आया है कि ये फलाना पार्टी या फलाने नेता ये फलाने के एजेंट है, ये ढिमके के एजेंट हैं, ये पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं, विरोध में काम कर रहे हैं, ये उस नेता का विरोधी है, ये उस नेता का समर्थक है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चल पड़ी हैं दोबारा से जी। आप देखेंगे तो हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव 4 साल दूर हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत लंबा समय है। इसमें पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे, पता नहीं कितनी, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रह जाएगा, कौन सा मुद्दा किस वक्त हावी हो जाएगा, अभी बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक जो ठहरे हुए पानी में जो कंकड़ मारी है, एक तरीके से पत्थर मारा है, तो इन दो घटनाओं ने मारा है कि इन दो घटनाओं के इर्द गिर्द खूब बयानबाजी हुई, तमाम नेताओं ने बात की
और जो राजनीतिक वर्कर हैं वो दोबारा सक्रिय हो गए हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले थे या राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लेने वाले लोग थे, उनका फिर से एकदम जो टेस्ट है वो जाग गया है। जी, तो लगातार एक कहीं न कहीं ये बात भी है कि जब चुनाव आता है तो उसके नज़दीक ही सारी ये गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन 4 साल पड़े हैं और ये गतिविधियाँ हो रही है तो कहीं न कहीं लोगों का भी एक इंटरेस्ट बना हुआ है। लोग भी चुप थे बिल्कुल 1 साल से, 1 साल होने को है सरकार को, 8 तारीख को हो जाएगा। लेकिन अब जो गतिविधियाँ हुई तो एक उछाल आया हरियाणा की राजनीति में। जैसे अब अगर लेटेस्ट बात करें तो कांग्रेस ने अपना सीएलपी चुन लिया है, प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। जी, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि कई चीजें हैं ना अभी एकदम से है ना बड़ा स्टार्ट मिल गया है कि वापिस से चीजें यूं कहा जाए कि राजनीति कभी ठहरती नहीं है, लेकिन हरियाणा में वो दौर आ गया था लगभग 1 साल का कि राजनीति ठहर सी गई थी, जी, लेकिन अब वो फिर से पटरी पे कहा जाए या फिर सरपट दौड़ने लगी है, वो हुआ है। और ठीक आपने जिक्र किया कि इन दो घटनाओं के साथ ये भी एक बड़ी घटना है कि कांग्रेस ने 1 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। तो उससे भी क्या कोई गति मिलेगी हरियाणा की राजनीति को, उससे कांग्रेस के भीतर क्या होगा, ये एक निश्चित तौर पर अलग मसला है। जी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि हरियाणा में एक जनता का बड़ा तबका ऐसा था जो राजनीतिक तौर पर न्यूट्रल हो गया था, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग राजनीतिक विचारधारा या पार्टीबाजी के नाम पर बटे हुए मिलेंगे। आप या बीजेपी के पक्ष में हो या कांग्रेस के पक्ष में हो या इनेलो के पक्ष में हो या फिर आप जेजेपी के किसी न किसी पार्टी के पक्ष में हो, आप बटे हुए मिलोगे। लेकिन हरियाणा में 24 इलेक्शन के जो नतीजे है उसके बाद एक बड़ा तबका न्यूट्रल हो गया था। वो मतलब तय नहीं कर पा रहा था कि आगे किसके जयकारे लगाने हैं या किसका समर्थन करना है या किसका विरोध करना है। तो अब फिर वापस से वही धड़ेबंदी शुरू हो गई है कि नहीं, हमें इस पार्टी के साथ जाना चाहिए, इस पार्टी में शामिल होना चाहिए, इस नेता के पीछे लगना चाहिए। तो ये चीजें वापस वही जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है वो फिर से शुरू हो गया है। जी। तो यात्रा पे ही हम आते हैं, लगातार जो कल से यात्रा हुई, इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा हरियाणा को सर? देखो हरियाणा को तो क्या फायदा कहा जाए, इसमें कांग्रेस के बारे में हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या कोई कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि ये सारी की सारी जद्दोजहद तो कांग्रेस के लिए हो रही है, वो चाहे फायदा हो या नुकसान हो। अब कुल मिला के पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी नेता जमीन पर उतर रहा है, कोई नई तरीके की पहल कर रहा है, वो लोगों से संवाद कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उससे उसकी पार्टी को फायदा होता है, निजी तौर पर भी होता है और पार्टी को भी फायदा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो अब तक का जी, बरसों का दशकों का ये रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही आपको सत्ता पक्ष भी मिलेगा। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, जी, वहीं पर सत्ता पक्ष होता था और कांग्रेस के भीतर ही विपक्ष होता था। कांग्रेस के भीतर ही वो नेता होते थे जो खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे, अपनी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आरोप लगा देते थे, अपनी सरकार को घेरने के लिए जनता के बीच में या मीडिया को कोई ना कोई मुद्दा देते रहते थे। और कई कई धड़े होते थे कि चाहे बेशक एक मुख्यमंत्री है लेकिन और भी कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे। ये कांग्रेस का एक इतिहास और एक चलन बन गया है जो अभी तक यूं का यूं चल रहा है। अब इसको कहा जाए बीजेपी के साथ तुलना करें जी, तो भी कांग्रेस में उस तरीके का अनुशासन नहीं है, भी कांग्रेस नहीं बन सकती है बीजेपी के जैसी। क्योंकि अगर कांग्रेस बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ी तो ऐसा लगेगा कि भाई कांग्रेस खत्म हो गई है, क्योंकि यही कांग्रेस की एक ताकत रही है कि कई सारे नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो मजबूत हैं, अपने अपने क्षेत्र से वो खुद के मुख्यमंत्री बनने का नारा देकर कई कई सीटें जितवा कर ले आते थे। लेकिन अब कई नेता कमजोर हो गए, उसकी वजह से कांग्रेस भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब अगर कोई नेता अपने क्षेत्र में और मजबूत होता है या कोई और नेता उभर कर सामने आता है, क्योंकि एक और चलन है हरियाणा में तो कि कोई भी नेता थोड़ा सा सक्रिय होता है, उसके पीछे समर्थक नारे लगाने लग जी, जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री फलाना। ये बृजेंद्र सिंह के साथ भी हमने कई जगह देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है इससे नुकसान नहीं होता है किसी पार्टी को। जी, मैं आपको 14 का जिक्र करूंगा
बीजेपी किस तरीके से हरियाणा में सत्ता में आई, क्योंकि देखिए एक बार इस तरीके से क्रांतिकारी तरीके से चमत्कारी तरीके से सत्ता में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। जी उसके बाद तो फिर आपका बहुत बड़ा बेस बन जाता है, बहुत सारे वर्कर बन जाते हैं, वोट बैंक बन जाता है। उसके बाद रिपीट करना इतनी बड़ी चुनौती नहीं जितना 4 से आप सीधे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते, जो बड़ी चुनौती बीजेपी ने पार की थी। 2014 में क्या हुआ था कि बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे थे। जी अहिरवाल में देखें तो राव इंद्रजीत सिंह, हाँ कि भी वो तो कांग्रेस से आए ही इसलिए हैं, इसी शर्त पे हैं कि उनको तो मुख्यमंत्री बनना है, ये चर्चाएं थी। फिर कहीं पर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा कि जी वो का तो नाम प्रदेश सुना था। अध्यक्ष हैं, वो तो बनेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर, जी ये बहुत सारे मुख्यमंत्री के और भी कई नाम उछल जाते थे। ये बहुत सारे चेहरे थे जो अपने अपने क्षेत्र में, और बीजेपी ने बड़े रणनीतिक तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया। कहीं पर मोदी जी ने आके रैली कर दी और थोड़ा सा हल्का सा इशारा कर दिया कि इनके जी लिए बिल्कुल रैली की है तो इसका मतलब इन्हीं के हाथ में कमान हाँ होगी। कहीं सुषमा स्वराज, कहीं राजनाथ सिंह, जी और वो जिस नेता के लिए रैली करते उनके बारे में थोड़ा सा इशारा कर देते थे जी कि हाँ ये मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो तमाम नेता तो चुनाव जीते ही जीते, उनके इलाके में भी एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया कि भाई हाँ हमारे इलाके से अब की बात सीएम बनेगा। तो इस तरीके से 4 से सीधे पूर्ण बहुमत की सरकार तक बीजेपी पहुंची थी। लेकिन ये एक रणनीति के तहत था, ऐसा नहीं है क्योंकि कांग्रेस में जो हो रहा है ये रणनीति के तहत नहीं हो रहा है। जी ये कांग्रेस का एक नेचर है, या कांग्रेस में गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, ये उस हिसाब से हो रहा है। अगर ये चीजें रणनीति के हिसाब से हों तो ये अच्छी है, जी लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके अगर ये वैसे ही चलता रहा, क्योंकि इस यात्रा के बारे में भी हमने देखा है कि बहुत सारे नेता जी इस यात्रा के बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे और हैं सर। ब्रिजेंद्र सिंह भी उनकी जो कमेंट है उसको उस तरीके से आत्मसात नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं हमारे नेता हैं, उनको सही से बोलना चाहिए, पार्टी की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए, या फिर इससे पार्टी मजबूती होगी। नहीं, ब्रिजेंद्र सिंह भी चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को कि कोई कितना बड़ा फन्ने खां हो, उसको आखिर में इस यात्रा में आना ही पड़ेगा। जी तो ये टकराव है, ये रणनीति नहीं है। वो एक बात और कह रहे हैं सर कि जो ये यात्रा शुरू की गई है ये राहुल गांधी और खड़गे की सलाह से शुरू की गई है, तो इसमें सभी को आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव हाँ जी लेकिन यही तो दिक्कत है ना कांग्रेस के साथ, कि अगर ये खड़गे साहब या राहुल गांधी की दिशा निर्देश पर शुरू की गई है तो ये तो बाकायदा लेटर जारी करना चाहिए था, इसके लिए बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया जाना चाहिए था कि आप इसमें मदद करेंगे, और तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको निर्देशित करेंगे कि इस यात्रा का हिस्सा बनना है। अगर ये ऊपर से कोई औपचारिक ऐलान किया जाता, कोई लेटर जारी होता, कोई निर्देश आता, तो फिर ये तमाम चीजें नहीं होती। तो दिक्कत यही होती है कि अगर उधर से आदेश है तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है, क्यों फिर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। जी जी तो इसके साथ साथ बहुत सारे नेताओं के कमेंट भी आए हैं इसमें, और इस यात्रा को कोई जैसे हुड्डा साहब से सवाल किया गया तो हुड्डा साहब ने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है, कोई भी कर सकता है, सद्भाव नाम रखा है तो कोई भी करो, आप लोग भी कर सकते हो। तो ऐसा कमेंट था उनका भी। अब फिर ये होता है ना वो कि भी ना तो नेगेटिव बोलना है और ना ही ज्यादा पक्ष में बोलना है कि ठीक है चलता रहे, जी ये एक फंक्शनरी नजरिया होता है। और बड़े नेता नहीं बोलते हैं, जो फिर उनके नीचे जो उनको खुश करने के लिए होते हैं वो नेता ज्यादा बयानबाजी करते हैं। आप देखिएगा कि बड़े नेता इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते कि किसी की कार्यक्रम को लेके, किसी की यात्रा को लेके। जी उनके नीचे जो नेता होते हैं उनको खुश करने के लिए वो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया, उसमें कहा है कि जब कांग्रेसियों की ही भावना एक नहीं हो रही तब सद्भावना कैसे आएगी। ये कोई सद्भावना नहीं बल्कि कांग्रेस को समाप्त करने वाली भावना की यात्रा है। ये दुष्यंत चौटाला का बयान है। हाँ ये देखो, जो विरोधी हैं वो क्या कहेंगे यात्रा के बारे में, वो तो यही कहेंगे ना कि इससे बहुत सकारात्मक संदेश जा रहा है, फिर से कांग्रेस की लहर बन रही है। वो तो ये नहीं कहेंगे ना, वो तो जहां जहां लूप होल्स दिखेंगे, जहां कमियां दिखेंगी उनको उजागर करेंगे, और दुष्यंत चौटाला करेंगे ये
जी और वो कर रहे हैं। और ये जो आलोचना है या दुष्यंत चौटाला की जो कमेंट है, इसके ऊपर कांग्रेस को सोचना भी चाहिए। ये ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने कर दिया तो आप इसको नजरअंदाज करें, वो तो विरोधी हैं। ये सही बात है कि आप यात्रा शुरू कर रहे हो ये संदेश देके कि वो जो तबके हैं जिनके बीच में एक खाई पैदा हो गई है जाति के आधार पर या कई और वजहों से, अगर वो खाई पैदा हो गई है, हमें उसको पाटना है, उन दोनों तबकों को वापस मिलाना है। लेकिन इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। ये अगर कोई सवाल करता है, इस तरीके से कोई आलोचना करता है, तो फिर इसको सच में ही सकारात्मक तौर पर लेना होगा। क्योंकि अगर कहीं खाई पैदा हो गई है तो फिर उसको पाटने के लिए बहुत बार आपको जुबान दाबनी पड़ती है, बहुत बार आपको उनकी खरी खोटी भी सुननी पड़ती है, बहुत बार उनकी जो आपको लगे कि नहीं यार ये गलत बात है, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है। अब आप बताइए कि अगर आपकी किसी के साथ खटपट हो गई तो सब कुछ गुडी गुडी होके वापस पैचअप नहीं होता। जी कुछ चीजों के अंदर आपको ये होता है कि नहीं यार बात तो गलत बोल रहा है, लेकिन नहीं मुझे तो इसके साथ निभानी है, इसको वापस अपने साथ मिलाना है, तो फिर मैं इसकी सुन लूंगा, कोई बात नहीं। जी तो ये तमाम चीजें अगर सद्भावना पैदा करनी है तो किसी न किसी एक तबके को, किसी ना किसी एक पक्ष को दूसरे की सुननी भी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी, अनुचित भी माननी पड़ेगी, उचित भी माननी पड़ेगी, तब जाके सद्भावना होगी, दो पक्ष एकजुट होंगे। लेकिन ये पूरे हरियाणा के बारे में बात हो रही है, जी वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो उससे पहले लोग सवाल उठाएंगे कि क्या आपने ये फॉर्मूला घर में अप्लाई कर दिया, आपका ये फॉर्मूला आपके घर पे कामयाब रहा? तो ये सवाल तो वाजिब भी है, इसको सिर्फ आप ये कह के इनकार नहीं कर सकते कि दुष्यंत चौटाला तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो ब्रिजेंद्र सिंह के हल्के के प्रतिद्वंदी हैं, सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। जी। तो इसमें एक चीज़ और अच्छी है जी, ब्रिजेंद्र सिंह लगातार राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इकलौता ऐसा नेता है जो आरएसएस और बीजेपी के मामले में न कभी रुका है न डरा है। तो लगातार जो इस यात्रा का पूरा श्रेय है वो राहुल गांधी को ही दे रहे हैं। हाँ यही है, देखो आप किसको नेता मानते हो, पार्टियों के भीतर यही तो है ना। जी कांग्रेस में, पार्टियों में यही होता है कि बीजेपी का कोई भी नेता कोई भी काम करेगा तो उसका श्रेय देगा नरेंद्र मोदी को। जी कोई सरपंची का इलेक्शन भी लड़ेगा तो श्रेय देगा नरेंद्र मोदी को कि भाई नरेंद्र मोदी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी के आदेश पर वो तमाम काम कर रहा है। अब कांग्रेस में जाहिर तौर पर नेता कहेंगे कि भी राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर, राहुल गांधी की विचारधारा पर। हालांकि राहुल गांधी किस तरीके से बीजेपी या संघ से लड़ रहे हैं इसके ऊपर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह अब जो अपना कनेक्शन बैठा रहे हैं या बैठाना चाहते हैं वो यही है कि नहीं सीधे दिल्ली से कनेक्शन हो। और इसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में जो एक और नया गुट ना खड़ा हो जाए, जी ये भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर कोई नेता मजबूत होगा, कि कांग्रेसियों में ऐसा तो नजर नहीं आता कि एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग के कोई नेता बड़ा हो रहा है तो अच्छी बात है, कांग्रेस ही मजबूत हो रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं दिक्कत कांग्रेस में आएगी। होता यही है कि कोई बड़ा होता है तो वो एक गुट बन जाता है, ये अब तक का इतिहास रहा है। जी। तो लगातार जो ये बातें हो भी रही हैं सर, कमेंट के माध्यम से भी लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसे कल यात्रा में आदित्य सुरजेवाला शामिल हुए और जो महिला प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस की वो शामिल हुई, राजस्थान से एक लोकसभा सांसद थे राहुल कांसवा थे शायद, वो शामिल हुए। तो जो ये विधायक शामिल हुआ है आदित्य, तो बात ये भी चल रही है कि आगे जो आने वाली जो ये यात्रा चलेगी इसमें शैलजा भी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक भारी गुट बना हुआ है तो ये कामयाब होता दिख रहा है, कुछ ऐसा है। यही है कि देखो कांग्रेस में मैं यही कह रहा हूँ, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी एक गुट बना था एसआर के नाम से। हाँ फिर उसमें से के कट गया था जी। फिर उसमें वीरेंद्र सिंह आके जुड़ गए थे तो फिर वो एसआरबी नाम दे दिया गया था। ये कांग्रेस का एक तरीके से कल्चर बन गया है, यही तरीका होता है।
अब इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो आप रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं, रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा जी। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, जैसा आपने देखा है विधानसभा चुनाव से पहले हुआ, आपको अगर सत्ता मिल भी रही होगी तो आपको नहीं मिल पाएगी। अब ये सुनिश्चित करने का काम किसका है? ये सुनिश्चित करने का काम उनका है जी। जो इन तमाम बड़े नेताओं के, तमाम धड़े के जो लीडर हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं। वो हैं खड़गे साहब, वो हैं राहुल गांधी। क्या वो लोग इनको कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं, कोई अनुशासन सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भी हमने पार्टी का कोई प्रोग्राम रखा है तो इसका साथ दो, या फिर ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि एक सिंपल सी बात है कि पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलेगा जी। अगर किसी भी संगठन में बेसिक अनुशासन है, बेसिक सा अनुशासन, एक लाइन होती है कि भाई पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलेगा। उदाहरण के तौर पर अनिल विज लगातार कभी भी जब भी उनका मूड आता है कुछ ना कुछ वो मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। लेकिन आपने कब सुना कि उल्टा मुख्यमंत्री ने या पार्टी के किसी नेता ने या फिर मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उनके नीचे के नेताओं ने, उनके चमचों ने या फिर किसी मंत्री ने अनिल विज के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया हो? कभी नहीं करते। या आपने कब देखा? ये होता है कि आपके बीच में दो मत कई बार हो जाते हैं और ये जरूरी है, होना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मत होने चाहिए। अगर आप एक मत के साथ चल रहे हो तो आप इंसान ही नहीं हो। लेकिन अनुशासन क्या कहता है कि आप अगर कोई मत रख रहा है तो उसका सम्मान करो, और संगठन क्या कहता है कि जो भी हो वो एक अनुशासन और एक मर्यादा के दायरे में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको मीडिया की लड़ाई बना दो, मीडिया ट्रायल हो, मीडिया में जाके भाषण देने लगो अपने ही नेता के खिलाफ। तो ये जो अनुशासन होता है ना, ये कांग्रेस के भीतर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आप बेशक अभी बड़े खुश हो रहे थे कि भी संगठन बन गया है, नए जिला अध्यक्ष बन गए हैं जी। फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। भाई क्या आपका संगठन बना है, जिला अध्यक्ष बने, क्या किया उन्होंने बनने के बाद? कौन सी गतिविधि आपको किस जिला अध्यक्ष की देखने को मिली कि यार कितना अच्छा जिला अध्यक्ष बन गया है, अब देखो बड़ा सक्रिय हो गया है? हाँ, जीरो है सर। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब तक जितनी भी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, किसी एक नेता को, पिछले प्रदेश अध्यक्ष की भी यही कहानी थी, किसी एक भी नेता को कोई नोटिस, किसी भी एक भी नेता के बयान का कोई संज्ञान कि भी आप इस तरीके का बयान देकर पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। अब दो चार को नोटिस जारी कर दीजिए, अगले दिन सारे बोलने बंद हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, इन नियुक्ति के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता जी। लगातार चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस यात्रा में शामिल हैं और वो भी पैदल चल रहे हैं, तो एक सीनियरिटी का उनको फायदा मिलेगा? देखो बीरेंद्र सिंह तो देखो पुराने नेता हैं और इतनी उम्र में अगर वो साथ में पैदल चल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि देखो चलना अलग चीज है, चलना ये आपका फिजिकली कितने फिट है, ये इसका पैमाना है जी। लेकिन राजनीतिक संदेश जो दे रहे हैं आप, वो मायने रखेगा। सच में ही बृजेंद्र सिंह इस यात्रा के जरिए किन किन तबकों को जोड़ेंगे, किस किस तरीके से जोड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कांग्रेस के प्रोग्राम्स में अक्सर ऐसा होता है कि वही लोग, वही कार्यकर्ता आ जाते हैं, अपने नेता के नारे लगाते हैं, वो वही रैली हो गई, वही यात्रा हो गई, वही सब कुछ धरना प्रदर्शन हो गया। जरूरी ये है आज की राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, नए लोगों को जोड़ो, नया वोट बैंक जोड़ो, क्योंकि जनता यही है। यही जनता पहले कांग्रेस को वोट करती थी, इनेलो को वोट करती थी, अब वही जनता बीजेपी को वोट कर रही है। तो बीजेपी ने कोई अपनी नई जनता नहीं पैदा की है, उसी जनता के बीच में जाकर उसी जनता को अपने मुद्दे पकड़ाकर उसे अपनी तरफ किया है। अब लड़ाई यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, उस जनता को तोड़कर वापस अपनी तरफ ला रहे हैं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कौन सा वो मुद्दा है जिससे आपको लगता है कि यार ये फलानी जाति ना जो बीजेपी की तरफ चली गई थी, अब
इस वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से, इस मुद्दे को उठाने की वजह से, इस बयान की वजह से, या इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वजह से, जिला अध्यक्ष बनाने की वजह से वो अब वापस कांग्रेस की तरफ आ गया है। जो राजनीतिक आंकलन है वो इस आधार पर होगा। जी, मैं इस यात्रा को देख रहा था, कल ग्राउंड पे था, तो इस यात्रा में एक और चीज़ है, ये गांव-गांव होके जा रही है। ये यात्रा कोई हाईवे पे नहीं है, गांव से गांव टच होके गांव के बीच से ये यात्रा निकल रही है। तो इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जा सकता है, कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है। अब बाईपास जाने का फायदा क्या है? जी। जब आपको लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मिलना है, तो सही है ये कि भी आप गांव के बीच में से निकलो। गांव का भी जो आपकी बाउंड्री होती है ना, उससे भी मत गुजरो, बीच में से निकलो। 4 लोगों से ज्यादा मिलोगे, 4 लोग ज्यादा देखेंगे। आपका जो वर्कर है वो इनएक्टिव हो चुका है, वो एक्टिव होगा, या आपके प्रतिद्वंदी का जो वर्कर है वो भी एक्टिव होगा। ऐसी गतिविधियों से ये फायदा होता है कि सिर्फ आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। मैं आपको ये 2 घटनाओं का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इनेलो के साथ जेजेपी की भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। जी जी, और एक बड़ा बयान आया है राव साहब का, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं नए नए। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी का एक छत्र राज नहीं चलने दिया जाएगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ होगा? अगर अनुशासनहीनता, पहली बात तो कांग्रेस को पता ही नहीं है ना, कांग्रेस के नेता को भी अनुशासनहीनता होती क्या है। जी। अब उनको ये चीजें अनुशासनहीनता लगती ही नहीं है कि आपके ही नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये अनुशासनहीनता है। अगर ये अनुशासनहीनता नहीं है तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है, क्या करोगे आप? आपने कह दिया कि भी मर्डर तक तो हम लोग है ना मानेंगे कि कोई क्राइम नहीं है। अगर मर्डर तक आपने कह दिया कि क्राइम नहीं है तो फिर आपके लिए क्राइम क्या है? जी। कुछ नहीं है। तो तमाम नेता बोल तो रहे हैं, कौन क्या नहीं बोल रहा है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? ये जो वीरेंद्र सिंह से ही शुरू कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह, जयप्रकाश, जी। इंदुराज भालू, हाँ। अच्छा जी, आपके ये गोगी, शमशेर गोगी, आपके कुलदीप शर्मा, ये क्या क्या नहीं बोला। कैप्टन अजय यादव, सबसे पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कैप्टन अजय यादव ने आपके खिलाफ बयान दिया, तो आपने क्या किया? बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता, दिया आपने कोई नोटिस, उनको निकाला पार्टी से बाहर, नहीं ना, तो बर्दाश्त की जाएगी, बर्दाश्त हो रही है। जी। यही है कांग्रेस, और फिलहाल उसी तरीके से चल रही। फिलहाल आप अगर ये मान के चले कि कोई सुधार की गुंजाइश है, ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा से कोई बड़ा संदेश निकल जाएगा, या नए प्रदेश अध्यक्ष कोई आकर बड़ा सुधार कर देंगे, तो फिलहाल तक जो आचरण, जो गतिविधियां हैं, उनको देखते हुए तो ये लगता है कि कांग्रेसी नहीं सुधरेंगे। जी, कुल मिला के बात यही है। मतलब तो दो साथ के साथ एक और मुद्दा चल रहा था अपना, जो स्टार्टिंग की थी अपन ने, कि इनेलो भी लगातार अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो 2 मिनट आप इनेलो के लिए भी थोड़ा सा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है इन चीज़ों से? जो एक बड़ी रैली रोहतक के अंदर की है, लगातार गांव-गांव जा रहे थे अभय चौटाला, और लगातार बयानबाजी रही है पूरे 1 महीने से। देखो, मैं यही कह रहा हूं मनदीप कि ये जो दौर है ना जी, जब ठहराव सा आ गया था और बहुत बड़ा तबका न्यूट्रल हो गया था, उसने अपनी आस्थाएं बदल दी, या फिर ये सोच लिया कि मैं अब यहां नहीं रहूंगा। जी, उस दौर में अगर आप कोई गतिविधि करेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ लाभ लेंगे ही लेंगे, ये होगा। इनेलो के साथ चुनौती दोहरी है। जी, एक तो अपना जो जन समर्थन है, खोया हुआ जो वोट बैंक है, वो वापस जोड़ना है। दूसरा है कि आपको ये विश्वास दिलाना है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम जेजेपी वाली कोई हरकत नहीं करेंगे। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके जो किया है, वो सिर्फ जेजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इनडायरेक्टली उसने इनेलो को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि बार बार लोग जोड़ देते हैं कि ये परिवार तो ऐसा ही करता रहा है, ये परिवार तो ऐसा ही करेगा। तो ये चुनौती इनेलो के सामने दुष्यंत चौटाला ने भी इनडायरेक्टली ही सही,
लेकिन खड़ी की है। जी अब इस चुनौती, दोहरी चुनौती होगी ना इनेलो के सामने, जी तो दोहरी चुनौती से पार पाने के लिए दोहरी मेहनत की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज जो मेहनत करेगा, मैंने तो बल्कि अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा है हाँ कि सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जो सामाजिक तौर पर बड़े सक्रिय होते हैं। किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग बड़े सक्रिय थे। बिल्कुल। अब वो लोग क्या करते हैं कि चुनाव आते ही कोई पार्टी बना लेता है, कोई किसी पार्टी की टिकट की जुगत में लग जाता है, या फिर कोई निर्दलीय की तैयारी करने लग जाता है चुनाव आते ही। उससे पहले कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीति नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। जबकि अल्टीमेटली करनी सबको राजनीति है और करनी चाहिए। अगर आप राजनीति नहीं करते तो आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते, एक तरीके से आप इस देश के अच्छे नागरिक नहीं हैं। अगर वो राजनीति करते हैं, करना चाहते हैं, जी तो मैं कह रहा हूं कि आज सही वक्त है, ये सही वक्त है। आप अभी से तमाम हिचकिचाहट छोड़ के राजनीतिक तौर पर सक्रिय होइए। अपना एक हलका, अपना एक विधानसभा, अपनी या एक लोकसभा चुनिए। एक नहीं तो दो चुन लीजिए कि परिसीमन में कोई इधर उधर हो जाए। वहां पर अभी से राजनीतिक तौर पर सक्रिय होइए। राजनीतिक तौर पर लोगों को, वर्कर्स को अपने साथ जोड़िए, वोट बैंक बनाना शुरू कीजिए। आपके पास 4 साल का वक्त है जी ताकि आपको ऐन मौके पे आके ये ना कहना पड़े कि नहीं हमें तो चुनाव लड़ना है। उस टाइम पे क्या होगा, आपको मिलती है आलोचना, आपको मिलती है गालियां, आपको मिलते हैं आरोप कि ये तो फलाने का एजेंट है, फलाने के इशारे पर, फलानी पार्टी के इशारे पे ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप अभी से ये करेंगे तो फिर आप उन आलोचनाओं से बच जाएंगे और दिल से जमीन पर मेहनत करेंगे तो आपके पास जन समर्थन भी जुड़ेगा। हो सकता है कि आप जीत जाए। अगर जीत भी नहीं जाएंगे तो अगले चुनाव के लिए आपके पास ऐसा वोट बैंक होगा जिससे आप दावेदारी पेश कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हरियाणा में बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें होती हैं जहां पर लास्ट में निर्दलीय जीत जाते हैं, जो लोग अपना खुद का वोट बैंक रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पार्टियां टिकट दे देती हैं, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट्स को बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे हलकों में ढूंढती रहती है, जिन्हें चाहिए कि भाई नहीं हमारी पार्टी को सरकार बनानी है या जीतना है, तो वो पार्टियों की टिकट भी मिल सकती है और आपको जीत भी मिल सकती है। इसलिए उनके लिए मौका है। आज आप सक्रिय होइए, आज आप सक्रियता दिखाएंगे तो आप कुछ ना कुछ ले मरेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। और आज इस एपिसोड में हमने बात की है बृजेंद्र सिंह यात्रा और इनेलो को लेकर और कांग्रेस की को लेकर। 3 लोगों की बातचीत इसमें शामिल है, 3 टॉपिक। और कल एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।